हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यानी हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आई मिस यू सर। भाई मिस क्यों कर रहे हो? मुझे कोई मिस नहीं करता, मैं जानता हूँ। मुझे कोई मिस नहीं करता, चाहे लाल दुपट्टे वाली हो या गुलाबी दुपट्टे वाली हो या वाइट दुपट्टे वाली हो, कोई मिस नहीं करता। या फिर सफेद गमछे वाला भी हो। ठीक है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं, एकदम खुश हैं? यस, उड़ान के परिंदों। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई साहब, पिछले एक हफ्ते से इंस्टाग्राम पे बच्चे इतने सारे, आवाज नहीं आ रही क्या? इंस्टाग्राम पे इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि सर रेक्टेंगुलर ब्लॉक नहीं हुआ है, सर मिरर फॉर्मूला नहीं हुआ है, सर ग्लेंस फॉर्मूला नहीं हुआ। सब होगा। तुम मेरे ऊपर भरोसा करके तो आओ, मेरे ऊपर भरोसा करके तो रहो। एक एक टॉपिक डिटेल के साथ ना कराऊं तो बोलना, ठीक है? सब्र रखता है। आपको पढ़ाने की टेक्निक पर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। आज की क्लास, आज जैसी एक और क्लास और होगी आपकी, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल्स पर आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम मैक्सिमम, अच्छा, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ डेरिवेशन पेंडिंग है। उनकी क्लास एक नेक्स्ट वीक के किसी दिन लगेगी, एक्स्ट्रा में लगेगी एक क्लास, जिसमें हम उसके डेरिवेशंस करेंगे बेटा। ठीक है, तो एक तो दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो कुछ डेरिवेशंस बाकी हैं, जिन डेरिवेशंस को हम करने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से अपने अपने आप को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी एक चैप्टर खत्म नहीं हो, आज हो गया भाई, आज हो जाएगा, चिंता का है, एक चैप्टर तो हो जाएगा। ठीक है, और लगभग 5 चैप्टर के आसपास है। घबराने वाली बात नहीं है, आराम से होगा, आराम से होगा, आराम से होगा। ठीक है, काफी बच्चे आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हो इंस्टाग्राम पर, डाउट्स भी पूछते रहते हो, पर ठीक है, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि सारी तकलीफ, सारे दुखों में खुश रहना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, खुश रहिए। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है बेटा, बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, काफी बच्चे, होमवर्क आज का कोई डीएचए नहीं है, आज आपको डीएचए नहीं मिलेगा। आज जो क्लास हुई है ना, उसमें डीएचए नहीं होगा। आज की क्लास का कोई डीएचए नहीं होगा। आज की क्लास में सिर्फ हमें न्यूमेरिकल्स, और आज मैं न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में दूंगा। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आज कुछ न्यूमेरिकल मैं करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल आप करोगे। ठीक है, आज की क्लास में मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठना। अगर कोई लेट कर क्लास अटेंड कर रहा है तो कृपया कर अभी उठ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं मजबूरन देख नहीं सकता हूं। अगर कोई लेट कर क्लास अटेंड कर रहा है तो अभी उठ जाए, बैठकर पेन कॉपी लेकर मेरी कॉपी को, मेरे लेक्चर को अटेंड करो। रोस्टिंग किंग आकाश सर, अभी तो रोस्ट किया ही नहीं है, पर मुझे पता चला है कि कुछ लोग मुझे रोस्ट कर रहे थे। ठीक है, मुझे पता चला है कि कुछ लोग मुझे रोस्ट कर रहे थे। ठीक है, सबका बदला लेगा ये आकाश, सबका बदला लेगा ये आकाश। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, एक एक बात का बदला लिया जाएगा सबका। ठीक है, चलो भाई, भाइयों और भाइयों की बहनों, जैसा कि आपको पता है हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ लेंस के बारे में पढ़ाया था, कुछ कुछ, ओ भाई कलर बदलना पड़ेगा, कुछ कुछ बातें मैंने लेंस की पढ़ाई थी, कुछ कुछ लेंस से प्रतिबिंब बनाए थे, और कुछ बातें लेंस सूत्र की। ठीक है, अब बेटा कान खोलकर ध्यान से सुनना। अगर आपको आज की क्लास के क्वेश्चंस करना है, ठीक है, बारिश यहां भी बहुत हो रही है बेटा, मैं बात सुनता हूँ, दिशा बेटा आप सबकी बात सुनता हूँ। ठीक है, हम बहुत जल्दी, यहाँ वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कभी, तो हम बहुत जल्दी इंस्टा पर लाइव मिलेंगे, वहां पर वीडियो कॉल करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं, बहुत जल्दी इंस्टा पर हम मिलेंगे लाइव, वहां पर अपन वीडियो कॉल करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं बहुत कम यूज करता हूँ, तो बच्चों की शिकायत रहती है कि ओ गलत हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, बेवजह का पोल लग गया। मैं, आप स्टॉप, स्टॉप हो गया, चलो स्टॉप हो गया, 0 पर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखो बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चैट्स बंद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा चैप्टर वन शॉट 15 मिनट के अंदर, मतलब उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो सभी समझा रहा हूं। कृपया कर ध्यान से देखें बेटा। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था एक दर्पण है। ठीक है, याद रखिएगा, एक दर्पण है, दर्पण पर एक प्रकाश किरण आती है, आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। ये टकराकर कहां निकल जाती है? वापस। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देखिए ध्यान से, इसे बोला जाता है आपतन बिंदु। यहां पर बना दीजिए अभिलंब। ठीक, जैसे ही आप अभिलंब बनाते हो, ये कोण क्या बन जाता है? दिस कोण इज एंगल आई।
एंड दिस कोण इज एंगल आर। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि एंगल आई सदैव किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ये कब बराबर होगा बच्चे, हमेशा। एंगल आई सदैव कब किसके बराबर होगा, एंगल आर के। और परावर्तन का दूसरा नियम कहता है बेटा, ठीक है, कि आपतित किरण, ध्यान से देखना, ठीक है, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होंगे बेटा, एक ही तल में स्थित होंगे, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, हमें यहां पर परावर्तन के नियम को समझना है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और बातें, एक एक करके मैं सारी बातें समझा रहा हूं। अगर आप गोली दर्पण देखो तो ये दर्पण होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा होता है। ठीक, आगे देखिए, ये अक्ष, दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं हिंदी में बोलता हूं, ये ध्रुव कहलाता है, ये फोकस कहलाता है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक, अब एक बात है जो आपको याद रखना, फोकस से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है ये कहलाती है छोटा वाला एफ। और छोटा वाला एफ का तात्पर्य क्या हुआ, फोकस दूरी। छोटा वाला एफ का तात्पर्य क्या हुआ बच्चे, फोकस दूरी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, फोकस दूरी। और आप ये भी जानते हो, सेंटर, केंद्र से लेकर पी तक की दूरी ये कहलाती है आर। केंद्र से लेकर पी तक की दूरी ये क्या कहलाती है, आर। आर का मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। आर का मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए बेटा, एक ऐसा सूत्र होता है दर्पण के लिए, आप लोगों की चैट्स ओपन कर दो प्लीज, ऐसी कोई इररिलेवेंट बात मत करना। क्या होता है, काफी बच्चे ऐसे अपशब्द उपयोग करते हैं, काफी बच्चे ऐसे शब्द उपयोग करते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो प्लीज ऐसी कोई बात मत करिएगा बेटा जिससे तकलीफ हो, जिससे प्रॉब्लम हो बेटा, नहीं तो फिर आप लोग मुझे फिर बहुत सारे मैसेज करते हो बेटा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसी कोई गलती करो ही नहीं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, फोकस दूरी और आर में संबंध, इससे बेसिस पर न्यूमेरिकल होता है। मैं बोल रहा हूं फोकस दूरी व आर। आर क्या होगा बेटा, रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनमें संबंध। और बेटा इनमें जब हम संबंध निकालेंगे तो संबंध क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, या फिर आर इज इक्वल टू 2f। जैसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार हम उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार हम उपयोग करेंगे। आगे देखिए, अब हम उपयोग कर रहे हैं चिन्ह परिपाटी का। अब हम किसका उपयोग कर रहे हैं बेटा, चिन्ह परिपाटी का। अब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, देखो अभी मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं बेटा, सिर्फ हम रिवाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी, पहले तो ये देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चे, अवतल दर्पण। ठीक, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है, आप जानते हो ये सारी बातें। ठीक है, ये वाला बिंदु पोल कहलाता है, मतलब ध्रुव कहलाता है, ये वाला बिंदु फोकस, और ये वाला बिंदु सेंटर मतलब वक्रता केंद्र। आगे देखते हैं अपन, यहां पर मैं दूसरा दर्पण बना दूं, ये कौन सा दर्पण है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ये तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। देखो जैसे उत्तल दर्पण का अक्ष बनाया बेटा, तो अक्ष दोनों तरफ बनता है, लेफ्ट में भी राइट में भी, आप इसमें भी दोनों तरफ बना सकते हो। सुनिए, ठीक है, ये पोल, इसका फोकस राइट हैंड पर, इसका केंद्र राइट हैंड पर। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अवतल की बात करोगे, किसके लिए बात करोगे बेटा, अवतल की, न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं होंगे, न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं होंगे। सुमन प्रजापति बेटा पूरी कोशिश मेरी यही है, न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं होंगे। अब देखो अवतल के लिए u का मान सदैव कैसा लोगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि जो भी लेफ्ट हैंड में किरणें होंगी, मतलब पोल से उल्टी तरफ होंगी, वो किस में ली जाएंगी, माइनस में। तो वस्तु चाहे अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो, सदैव कहां होगी बच्चा, सदैव कहां होगी बच्चे, लेफ्ट में। ठीक है, अब देखो वस्तु लेफ्ट में है, लेकिन आप इस वाले दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखो, ये भी लेफ्ट में है, तो फोकस दूरी भी कैसी ली जाएगी बच्चे, माइनस में। फोकस दूरी भी कैसी ली जाएगी, माइनस में। और अगर आप ध्यान से देखो, इसका फोकस राइट में है, तो जो भी किरणें राइट की तरफ जाएंगी, जो भी नापतोल राइट की तरफ होंगे, वो कैसे लिए जाएंगे, धनात्मक में। तो उत्तल के लिए ऊपर वाले मान अवतल के लिए ले रहा हूं, और नीचे वाले मान उत्तल के लिए। ठीक है, तो अवतल के लिए ये सब हो गया भैया, बढ़िया बढ़िया सी बातें है ना। अवतल के लिए ये सब हो गया, और उत्तल के लिए ये हो गया। बेटा याद रखना, कभी भी अगर फोकस दूरी न्यूमेरिकल में दी हो, तो फोकस दूरी के प्लस और माइनस से आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, फोकस दूरी के
प्लस और माइनस से पहचानना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है। वॉइस स्लो आ रहा है बेटा क्या? बंटी यादव कहता है कि आर्यन बेटा एक बार रिवाइज कर लें फिर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। महिमा गुड इवनिंग बेटा। आर्यन करेंगे न्यूमेरिकल, अभी पहले मैं रिवाइज करा दूं। सर ज्यादा बारिश हो रही है, वॉइस नहीं आ रहा बच्चे। हाँ बारिश तो बहुत है, यहाँ भी बहुत है। यू क्या है अदिति बेटा? बता रहा हूँ रुको, ठीक है। यस बेटा सब बता रहा हूँ, घबराओ मत, आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है। वेलकम अजय। अजय बेटा अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पुरानी पूरी क्लासेस देख कर आए बेटा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बैकलॉग क्लियर होगा, और अगर बैकलॉग क्लियर होगा ना बेटा तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को अटेंड करोगे तो मे बी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बढ़ा दी आवाज, है ना। अब देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको बोलते हैं आवर्धन, बेटा याद रखना, ठीक है। जिसको दर्पण के लिए आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। आवर्धन, इसको रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। वैसे मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है, लेकिन मैंने इसे आज की क्लास के लिए बचाकर रखा था, कि आज इसे बताऊंगा। सुनेंगे अरुण, सुनेंगे बेटा, कान खोलकर सुनेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है कि चीजें जब आप समझोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ आएंगी। अब मान लीजिए आपके सामने एक दर्पण है, ठीक है। ये मान लिया बेटा आपके सामने दर्पण है। अब ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके लिए वैलिड है। चाहे आप अवतल की बात करो चाहे आप उत्तल की बात करो, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। ये रहा भैया आपके सामने अक्ष, ठीक है। ये रहा आपके सामने अक्ष। ये बिंदु P कहलाता है, ये बिंदु F कहलाता है, ये बिंदु C कहलाता है। बेटा सुनना एक एक बात को ध्यान से। मान लो 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लो कि कोई भी वस्तु यहां रखी हुई है, वस्तु मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहने के कारण मैं इसे ओ बोल रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में से वस्तु को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहने के कारण इसको क्या कह दिया, ओ। इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के कारण यहां बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब मतलब इमेज, और इमेज कहने के कारण मैं इसे क्या कह रहा हूं, आई, ठीक है। वस्तु को क्या कह दिया, ओ, और प्रतिबिंब को क्या कह दिया, आई। बेटा सुनना कान खोल के, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। एक बच्चा मुझसे बहुत बार पूछ चुका है, मतलब उसके कई बार मैसेज आ चुके हैं कि कैसे पता करें प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसे पता करें कि प्रतिबिंब आभासी। आज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। जब भी प्रतिबिंब, इसे आप अपनी यादों में लिख लेना, चाहे ये लेंस के लिए हो चाहे दर्पण के लिए हो, जब भी प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है, जब भी प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वो कैसा बनेगा बच्चे, वास्तविक। जब भी प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो कैसा बनेगा बच्चे, वास्तविक। बस इतना सा याद रख लो बेटा कि अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा ना तो वो कैसा लिया जाएगा बेटा, वास्तविक लिया जाएगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा ना, कैसा लिया जाएगा, वास्तविक। अब मेरे शब्दों को सुनना, जिसने इन शब्दों को सुन लिया वो आराम से सारी चीजें समझ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब वस्तु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, वस्तु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, ये कौन बताएगा तुम्हें? अरे वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इतना बड़ा हो सकता है, या फिर वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इतना छोटा हो सकता है, ये बात कौन बताएगा? तो इस बात को बताने की जिम्मेदारी, इस बात को बताने का ठेका किसने ले रखा है? आवर्धन ने, ठीक है। आवर्धन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वस्तु बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ा है। देखो पहले आवर्धन का सूत्र सुनो, पहले आवर्धन का काम सुनो, पहले आवर्धन का सूत्र सुनना, ठीक है। आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, आवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो बेटा पहले तो याद रखना है तुझे, अगर यह सूत्र तू याद रख लेगा तो देखकर सारी बातें बता देगा। आवर्धन का सूत्र याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। आवर्धन कहता है कि आप सबसे पहले प्रतिबिंब की लंबाई निकालो, प्रतिबिंब की लंबाई, या फिर इसे हाइट भी बोल सकते हो, ऊंचाई भी बोल सकते हो। क्या निकालो? सबसे पहले प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालो बेटा? वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई। बस अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई पता चल गई और वस्तु की लंबाई पता चल गई तो उसका अनुपात ही आवर्धन कहलाएगा, ठीक है। क्या? अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई पता चल गई तो उसका अनुपात ही क्या कहलाएगा? आवर्धन। ये जो सूत्र इतना आसान दिख रहा है ना, इतना आसान है नहीं। ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ना कि अरे छोटा सा ऐसा रहता है, देखो अभी कमाल देखो। आवर्धन को अंग्रेजी में बोला जाता है मैग्निफिकेशन, इसलिए इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम से। आवर्धन को एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? इमेज। वस्तु का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। लो भैया ये आ गया पहला सूत्र आवर्धन का। इसके अलावा, ठीक है,
इसके अलावा एक और सूत्र होता। अब याद रखना हमेशा यू अभी एक बच्ची ने डाउट मुझसे पूछा था कि यू क्या होता है। अभी एक बच्ची ने मुझसे डाउट पूछा था कि यू क्या होता है। ठीक है, उस बच्ची के लिए, ठीक है, उस बच्ची के लिए। हाँ बेटा, राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, मैं जानता हूं, फिर से अच्छे से लिख दूंगा भैया, घबराओ नहीं, अच्छे से लिख दूंगा। यू का मतलब क्या होता है? अभी एक बहुत प्यारे बच्चे ने पूछा था कि सर यू का मतलब क्या हुआ। हमेशा चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब हो, किसी भी प्रकार का लेंस हो, सभी स्थिति में यू का मतलब होता है ध्रुव से। ठीक है, कहां से बेटा? ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु की लंबाई। ठीक है, क्या, सॉरी, वस्तु की लंबाई बोल दिया मैंने गलती से, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है बेटा, ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक, अब देखो बेटा v, ठीक है, v जैसे u अगर वस्तु की दूरी है तो v कहेगा तू वस्तु की दूरी है, तो मैं किसकी दूरी हो जाऊंगा? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर लिखा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए बेटा? u, तो आप तुरंत बोल देना कि ये तो वस्तु की दूरी है। और अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए v, तो आप तुरंत बोल देना ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। और f का मतलब आप जानते हो। देखो अब एक प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला ये आ गया था, एक प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला v बाय यू है, साथ में माइनस। ठीक है, तो ये दोनों आवर्धन के सूत्र हैं। ये दोनों किसके सूत्र हैं बच्चे? आवर्धन के सूत्र हैं। अब यार कई बार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। कम न्यूमेरिकल होंगे ना राज वर्मा? ठीक है, ऊपर वाला बहुत खराब लिखा है, मैं उसे चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी की सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। ठीक है, मुझे लिखना है यहां पर आवर्धन का सूत्र। ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है आवर्धन का सूत्र। जिस जिसको आवर्धन का सूत्र पता है कृपया कर चैट्स में डालते जाएं। आवर्धन का सूत्र क्या होगा बच्चे? सबसे पहले तो क्या हो गया बेटा? प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, या फिर इसे ऊंचाई भी बोल सकते हो, प्रतिबिंब की लंबाई या फिर ऊंचाई। ठीक है, या फिर और अनुपात ले लो इसका, किसके सापेक्ष ले लो बेटा? वस्तु की ऊंचाई। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए आवर्धन क्या होता है, तो आप तुरंत लिख देना कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात कुछ ऐसी है कि आवर्धन का काम क्या है। सर आपने इतने प्यारे प्यारे कठिन कठिन मुश्किल मुश्किल सूत्र बता दिए, पर इसका काम क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है इसका काम क्या है? मैं आपको बताता हूं। आवर्धन आपको बताएगा, आवर्धन आपको बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। ठीक है, सुनना, क्या क्या बताएगा आवर्धन आपको? कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। इसके अलावा यह भी बताएगा, यह भी बताएगा, एक तो प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी, इसके अलावा यह भी बताएगा कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो देखो बेटा, अब याद रखना, यदि आवर्धन का मान कभी भी माइनस में आता है, आवर्धन का मान कभी भी माइनस में आता है, एक बार माइनस में आ सकता है और एक बार ये किस में आ सकता है बच्चे? प्लस में। याद रखना, चाहे लेंस व दर्पण दोनों के लिए, यदि आवर्धन का मान माइनस में आता है तो बेटा याद रखना इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे? वास्तविक। और यदि आवर्धन का मान प्लस में आता है तो तुरंत बोल देना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चे? आभासी। ठीक है, यदि आवर्धन का मान प्लस माइनस में कुछ इस तरह से आता है तो याद रखिएगा। बच्चों 1 सेकंड का समय देना मुझे ना। ठीक है, तो बेटा यदि m का मान आपको किसी तरह से माइनस में मिलता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। अगर m का मान कभी प्लस में मिलता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। ठीक है, ओके भाई, आएंगे, बिल्कुल आपके घर आएंगे। अब सुनिए ध्यान से, सर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना? हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब बड़ा? मोहम्मद इमरान बेटा, इसका डेरिवेशन 12th क्लास में, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा आवर्धन से कि प्रतिबिंब बड़ा बना है या फिर प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है? लीजा बेटा आराम से, पहले हमें डिटेल में अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अब इसे समझने के लिए तुमको इन 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि m का मान आप 1 लाते हो,
यदि किसी कारण से m का मान 1 लाते हो, यदि किसी भी वजह से m का मान 1 आ जाता है, तो आप याद रखिएगा इस स्थिति में जो इमेज होगी ना वो किसके बराबर होगी, वस्तु के। याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, टाइम बचाने वाली क्वेश्चन तय कराने की होती है, ठीक है, टाइम बचेगा इससे। यदि m का मान 1 आता है तो प्रतिबिंब हमेशा किसके बराबर होगा, वस्तु के। उसके अलावा यदि m का मान 1 से ज्यादा आता है, यदि m का मान 1 से ज्यादा आता है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से, दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, यदि m का मान 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, छोटा होगा। इन 3 बातों को जिसने समझ लिया ना वही बनता है असली विजेता न्यूमेरिकल्स का, है ना। आवर्धन का सूत्र क्या हो गया, m इज इक्वल टू आई बाय ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। आवर्धन का मान यदि 1 आता है तो वस्तु प्रतिबिंब बराबर है, आवर्धन का मान यदि 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा है, आवर्धन का मान यदि 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा है। बस इतने से बात याद रखना। अच्छा देखो सर, आवर्धन का मान तो आ गया, आवर्धन की बातें भी हमें आ गई। क्या आवर्धन का कोई मात्रक होता, ना ना बाबा ना। क्यों, क्योंकि देखो ऊंचाई बटे ऊंचाई, ऊंचाई बटे ऊंचाई, दूरी बटे दूरी, और जब दूरी बटे दूरी, ऊंचाई बटे ऊंचाई समान चीजों का अनुपात है, तो समान चीजों का अनुपात होने के कारण ये कैसी राशि हो गई बेटा, ये आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं है इसका। आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं है। आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, बस इतना याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे देख ले भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंस की, ठीक है। हमारे पास पहले लेंस से पहले कुछ सूत्र और याद रखना है। पहले तो तुझे कभी अपवर्तनांक निकालने को दिया जाए, तो कैसे निकालेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे निकालेगा बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसके अलावा म्यू इज इक्वल टू v1 बटा v2, ठीक है। क्या अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक मात्रक विहीन राशि है, ये एक मात्रक विहीन राशि है, ठीक है। पूरे चैप्टर के फॉर्मूला करा रहा हूं, ठीक। इसके बाद देख, सुन ध्यान से, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा दर्पण सूत्र, ठीक। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, दर्पण सूत्र और साथ ही साथ लेंस सूत्र। अच्छा बिहार बोर्ड के बच्चों घबराना नहीं, आपको इसके डेरिवेशन भी हैं, जो डेरिवेशन में एक क्लास एक्स्ट्रा लेकर कराऊंगा, ठीक है। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र सेम है, ठीक है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र सेम है। हाँ बेटा, हाँ शाहीना बेटा, सबका नाम लेता हूं मैं, ठीक है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र सेम है। देखिए दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अरे f का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, याद हो जाए। देखो अब लेंस सूत्र देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर कितना है, सिर्फ माइनस का। मैं खुद अपनी बात बताता हूं, कभी कभी मैं भी जल्दी जल्दी में करता हूं ना, प्लस माइनस का कंफ्यूज कर देता हूं। तो बेटा याद रखना, दर्पण सूत्र में क्या आएगा, प्लस आएगा, और लेंस सूत्र में क्या आएगा, माइनस आएगा। दर्पण सूत्र में क्या आएगा, प्लस आएगा, और लेंस सूत्र में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। कुछ और बातें हैं, ठीक। अब बेटा अगर मैं लेंस के लिए आवर्धन निकालूं, ठीक है, किसके लिए बेटा, लेंस के लिए आवर्धन, ठीक, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेंस के लिए आवर्धन अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेंस के लिए आवर्धन मतलब m इज इक्वल टू आई बाय ओ, और यही सूत्र v बाय यू, ठीक है। अब देखो अंतर छोटा सा है, लेंस के लिए v बाय यू प्लस में हो जाता है, और यही अगर आप दर्पण के लिए कर रहे होते हो तो v बाय यू किस में लेंगे बेटा, माइनस में लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे हम पहले पढ़कर आए कि ये एक मात्रक विहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक विहीन राशि है। आप इसका कोई भी मात्रक पुट नहीं करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। अब देखो वही पुरानी बातें, m का मान यदि 1 है तो वस्तु किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब के, ठीक है। पहली बात तो ये m का मान यदि 1 है तो वस्तु प्रतिबिंब के बराबर होगी। यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बराबर होगा वस्तु के। दूसरी बात यही है कि प्रतिबिंब बराबर होगा वस्तु के। अगर m का मान कम है 1 से तो इस स्थिति में प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु के, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर इतना सीरियस होके क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या करूं, बहुत मारता है मेरे को, एक पंकज नाम का लड़का है, मेरे को बहुत मारता है।
बहुत पिटाई करता है, आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बेटा देखो, ये थी लेंस के लिए आवर्धन। अब एक आखिरी बात और सुन लो, इसके बाद न्यूमेरिकल का भंडार है। एक आखिरी बात और सुन लो, उसके बाद न्यूमेरिकल का भंडार है। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब यार, अब यार हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है, जिसका नाम है लेंस की क्षमता। ठीक है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है, जिसका नाम है लेंस की क्षमता। बेटा सुन ध्यान से, आवर्धन है ना, आवर्धन भी सेम होता है, और जो चिन्ह परिपाटी है ना, वो भी लगभग दोनों सेम होती है। ठीक है, अंशिका चौहान बेटा, लेंस के लिए ये V प्लस में होता है, और दर्पण के लिए करते हैं तो हम माइनस में आता। कौन सा रॉन्ग लिख दिया मैंने? हाय, अच्छा सेकंड वाला ये मैंने साइन गलत लगा दिया यार। ओके बच्चों, बुढ़ापा टाइम है यार मेरा। ओके बच्चों, इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट, सॉरी 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 सॉरी, बुढ़ापा टाइम है, मैं भूल जाता हूँ, याददाश्त कमजोर हो गई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ अभय बेटा, मैं सीरियस नहीं हूं, मैं चाह रहा हूं कि एक बार रिवाइज करा दूं, फिर मैं तुम लोगों के मजे लेना शुरू करूंगा। हाँ भाई साहब, सही कर दिया। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों के मजे लेना शुरू करूंगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि माहौल बन जाए, अभी एक बार रिवाइज कर ले। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना यार, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ, सब मस्ती के साथ पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई के साथ मस्ती करना जरूरी नहीं है। मस्ती के साथ पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ मस्ती मत करना, क्योंकि अगर पढ़ाई ने मस्ती कर ली है ना, तो वाट लग जाएगी। अब देखो भैया, सुनना ध्यान से। अरे मैं जानता हूं कि लेंस दो ही प्रकार के होता है। ये कौन सा लेंस होता है आपको पता है क्या? ये कौन सा लेंस होता है आपको पता है क्या? अगर पता है तो लिख डालो चैट्स में कि सर पहला वाला लेंस कौन सा है, दूसरा वाला लेंस कौन सा है। मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता। मुझे पता, तुम लोगों को नहीं पता। ठीक है, अब देख सुन ध्यान से। अब ये भी जानता है कि ये होता है अक्ष, ये भी जानता है ये होता है अक्ष। ठीक है, अब देख ये भी तुझे बताया था मैंने, याद कर कि किसी भी लेंस में एक ऐसी लाइन बना देना, ये कहलाती है द्वारक। किसी भी लेंस में एक ऐसी लाइन बना देना, ये कहलाती है द्वारक। अरे भैया तुझे ये भी बताया था कि किसी भी लेंस में ये बीच वाला बिंदु कहलाता है ओ ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशी केंद्र। लेफ्ट में भी एक फोकस होता है, राइट में भी एक फोकस होता है। यहां पर डबल दूरी होती है फोकस की, और यहां पर भी डबल दूरी होती है फोकस की। ठीक है, अब देखो यहां पर भी सेम ओ, यहां पर F1, ठीक है, यहां पर F2, ठीक है, यहां पर F1। ओ भाई साहब ये F2 नहीं होगा, वरना फिर कहने लगे सर 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 गलत लिख दिया सर, 2F1, और यहां पर F2, और यहां पर क्या हो जाएगा 2F2। अब सुन, एक एक बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। यस यस यस, नाम पता है तुम्हें। अब देखो मेरे बच्चों, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें याद हो इन दोनों लेंस का काम क्या है, मेरे शब्दों को सुनना। जिसने मेरे शब्दों को सुन लिया उसको लेंस की क्षमता समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत बढ़िया, प्रियांशु बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है, वेरी गुड, बताते हैं अभी तुम्हें। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कुछ कहानी कुछ ऐसी थी। अभी तक हम शांत बैठे थे, तुम लोगों को मजा नहीं आता, हम शांति से पढ़ाते, हमें थोड़ी थोड़ी मस्ती चाहिए। अब देखो क्या होता है, इस वाले लेंस को ले लो, इस वाले लेंस को ले लो, दोनों में से अगर कोई समांतर प्रकाश किरण आती है, मान लो एक समांतर प्रकाश किरण आती है, कहां से जाएगी? फोकस से, ऐसे ही होगा ना। अच्छा मान लो एक समांतर प्रकाश किरण आती है, कहां से जाएगी? फोकस के सापेक्ष। अरे लेंस का काम क्या है? अरे लेंस का काम क्या है? शब्दों में सुनना, लेंस का काम क्या है? अगर एक प्रकाश किरण आती है तो उसको मोड़ना, यही तो लेंस का काम है। अगर एक प्रकाश किरण आती है तो भाई साहब उसको मोड़ना, यही तो लेंस का काम है। अरे मतलब लेंस किस लिए लगाया जाता है? प्रकाश किरण को मोड़ने के लिए। अब जितना ज्यादा कोई भी लेंस प्रकाश किरण को मोड़ेगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता। जितना ज्यादा कोई भी लेंस प्रकाश किरण को मोड़ेगा, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी क्षमता। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, भाइयों और भाइयों की बहनों, भाइयों और भाइयों की बहनों, F1 F1 लिखा गया भैया, ये F2 कर दो, वरना सर गलत है, सर गलत है, सर गलत है। ठीक है, F1 F1 लिखा गया। चलो भाइयों और भाइयों की बहनों, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देख बेटा मैं तुझे दो लेंस बना के दे रहा हूं। एक लेंस रहा ये, ठीक है, इसका फोकस रहा यहां पर F1, एक और लेंस लगा दिया मैंने, ये लगा दिया मैंने लेंस। बेटा अगर तूने नहीं समझा तो तुझे समझ नहीं आएगा, है ना। और इसका फोकस लगा दिया यहां पर। अब देखो ध्यान से, इसका नाम रख दिया मैंने F1। अगर तूने नहीं समझा तो तुझे नहीं समझ आएगा। दोनों को देख ध्यान से, एक प्रकाश किरण आती है टिचकियां और टिचकियां करके यहां निकल जाती है, एक प्रकाश किरण आती है टिचकियां और टिचकियां करके यहां निकल आती है। अब तू दोनों को ध्यान से देख, एक जगमगाती हुई लाइट को देख, इन जगमगाती हुई लाइटों को देख। अगर तू ध्यान से देख रहा है ना, तो यहां पर प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ रही है, यहां पर प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ रही है। मतलब कौन सा लेंस ज्यादा काम कर रहा है? तो तू बोलेगा दूसरा वाला लेंस। अरे दोनों का काम क्या है? प्रकाश किरण को मोड़ना। अरे दोनों का काम क्या है? प्रकाश किरण को मोड़ना। तो तू देख यहां पर प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ रही है, तो इस वाले लेंस का काम ज्यादा अच्छा है। मतलब इस वाले लेंस का काम ज्यादा अच्छा है, तो इसकी क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे देख दोनों में अंतर क्या है? इसकी फोकस दूरी ज्यादा है और इसकी फोकस दूरी कम। मतलब
मतलब जितनी कम फोकस दूरी उतनी ज्यादा क्षमता। मैं तुझे ये बताना चाह रहा था। अगर मैं क्या करूं, एक और लेंस बना दूं, ये बना दिया मैंने एक और लेंस, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी ये बना दी मैंने, ठीक है, बिल्कुल पास में। तो देखो तीनों को ध्यान से देखना, एक प्रकाश किरण आती है, ये मुड़ जाती है, एक प्रकाश किरण आती है, ये मुड़ जाती है, एक प्रकाश किरण आती है, ये मुड़ जाती है। तो तीनों में से सबसे पास, सबसे ज्यादा प्रकाश किरण को कौन मोड़ता है? तो जितनी कम फोकस दूरी उतनी ज्यादा लेंस की क्षमता। बस यही मैं तुझे बताना चाह रहा था। तो मेरे प्याले प्याले भोले भाले बच्चों, तो मैं तुझे बताना चाह रहा था लेंस की क्षमता। देख, लेंस की क्षमता को अंग्रेजी में पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। इसका सूत्र क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। अब देख, एक सबूत के साथ बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक सबूत के साथ बात कर रहा हूं। तू दोनों लेंस को ध्यान से देखना। ये वाला लेंस प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये गया क्यों नहीं? ओके, ये वाला लेंस प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ रहा है, और ये वाला लेंस प्रकाश किरणों को दूर की तरफ मोड़ रहा है। अरे ये वाला लेंस प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ रहा है, अक्ष की तरफ, और ये वाला लेंस प्रकाश किरणों को दूर की तरफ मोड़ रहा है। इसी कारण से उत्तल लेंस, ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस, तो इसकी जो क्षमता मतलब पावर कैसी लोगे बेटा? प्लस, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। और अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस की, ठीक है, तो अवतल लेंस की पावर आप कैसी लोगे बेटा? माइनस, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को कहां ले जाता है? दूर ले जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि किसी लेंस की क्षमता -5 है। अब आप बताइए कौन सा लेंस है? तो कैसे बताओगे? इसे देखकर। सुनो, आगे ध्यान से देखिएगा। P = 1/f। अवतल हो गया, उत्तल हो गया, बढ़िया सी बातें हैं, प्यारी सी बातें हैं। अब सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। मैं और सुंदर भाषा में लिख दूं, वैसे मेरी भाषा बहुत प्यारी है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर नहीं, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। इसे अंग्रेजी के शब्द, बेटा तुम्हारी आंखों में हो सकता है चश्मा लगाओ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाकर ही घूमते रहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। स्मृति कहती है, सर मेरी मम्मी ने हलवा बनाया है। शर्म नहीं आती बताते हुए? ये नहीं कि हलवा। प्रज्ञा बेटा ध्यान से सुनो, देखो बेटा, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। प्रज्ञा दीदी जो गुस्सा हो जाएंगी वरना, ठीक है। प्रज्ञा दीदी देखिए बेटा, किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्यतिक्रम होती है उसकी क्षमता, ठीक है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्यतिक्रम क्या होती है? उसकी क्षमता, ठीक है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्यतिक्रम क्या होती है? क्षमता। मतलब जितनी कम फोकस दूरी उतनी ज्यादा उसकी क्षमता, जितनी ज्यादा फोकस दूरी उतनी कम उसकी क्षमता, क्योंकि व्यतिक्रम है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता कम होगी, तो जितनी कम फोकस दूरी उतनी ज्यादा क्षमता, और जितनी ज्यादा फोकस दूरी उतनी कम क्षमता, ठीक है। अब देखो, इसका याद रखना, मात्रक डायोप्टर होता है। मात्रक क्या होता है बच्चे? डायोप्टर होता है। बहुत से लोग ऐसे मीटर इनवर्स भी कहते हैं, लेकिन आप डायोप्टर। अब डायोप्टर कब होगा? जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, ठीक है। फिर से, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तो उस लेंस की जो पावर होगी वो कहलाएगी 1 डायोप्टर। डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या कहलाएगी? 1 डायोप्टर। मैं तो थक गया, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सारी बातें? आपको सब कुछ क्लियर है? यदि सर हमारे यहाँ पिज्जा बना है, राजेश्वर यादव, बहुत पिटाई कर दूंगा। आप मुस्कान जी कहते हैं कि हमारे पिताजी भी टीचर हैं, नमस्कार करिएगा उन्हें मेरा, ठीक है। ओके, क्लास इज बोरिंग। बढ़िया, मैं थोड़ी कोई मूवी का एक्टर हूं, मैं थोड़ी कोई तुम्हें कॉमेडी स्टार लग रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूं। और अगर मेरी क्लास बोरिंग लग रही है तो तुम्हें दूसरों की क्लास में तो ना जाने क्या होगा। ये बच्चों से बताओ, बच्चे तुम बताओ, एक बच्चे को मेरी क्लास बोरिंग लग रही है, अगर उसको मेरी क्लास बोरिंग लग रही है तो ना जाने दूसरों की क्लास। हाँ, डंकस सर भी लगाते हैं, ठीक है, डंकस सर का भी कमाल हो गया, ठीक है। अगर भैया क्या रंग लग रहा है तुम्हें, ठीक है।
मैं भी लगा लूं, मैं भी लगा लूं, ठीक है। मेरा फेवरेट चश्मा ही है भैया। कोल्ड कॉफी बनाइए, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारे यहाँ चाउमीन बन रही है, मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसे खाली बयानी के घर लेकर आ जाए, सर ये लीजिए चाउमीन खाइए, सर ये लीजिए ये खाइए। मतलब बता रहे हो यार, तुम बता रहे हो यार। चलिए अब मैं जानता हूं कि अब समय आ गया। सर पागल हैं, हाँ हम तो बावले हैं, हम तो पागल हैं, हम तो पागल हैं हमारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए। हम तो बावले हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। बस इसी पागलपन के कारण तो एक बंद कमरे में घंटों रहते हैं हम। यही तो पागलपन चाहिए। चलो भाइयों और भाइयों की बहनों, ठीक है, भाइयों और भाइयों की बहनों, एक कहता है कि सर भाइयों और भाइयों की बहनों मत बोलो। अब शुरू होती है हमारी क्लास, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के सामने शुरू होता है। देखो अब मैं लगा रहा हूं पोल को, ठीक है। अब मैंने पहले तो क्या बंद कर दी, चैट्स। अब चैट्स बंद कर दी तो चीटिंग नो, पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक हो गया पर आंसर लीक नहीं होगा। तो अब समय आता है कि परिवर्तन के नियम सत्य हैं। आप बताओ, बहुत देर से क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे थे, अब बताओ परिवर्तन के नियम क्या केवल समतल दर्पण के लिए, परिवर्तन के नियम क्या केवल अवतल दर्पण के लिए, परिवर्तन के नियम केवल उत्तल दर्पण के लिए, या फिर सभी परावर्तक सतहों के लिए? जिसने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है उसको पता है कि परिवर्तन के नियम, अब चीटिंग नहीं होगी। लोगों के पेपर लीक होते, हमारा आंसर भी लीक नहीं होता। बच्चों को क्वेश्चन लेते सारे बच्चे साथ, लेकिन हमारा आंसर भी लीक नहीं होता क्योंकि हम चैट्स बंद कर देते हैं। कर दिया चैट्स बंद, ठीक है। कह देना तुम्हारे डंका सर से, कह देना तुम्हारे पोगेश सर से कि हमने तुम्हारी चैट्स बंद कर दी थी, ठीक है। तो भैया परिवर्तन के नियम सत्य है, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या सभी परावर्तक सतहों के लिए। अब इतना मत बोलना कि ये परिवर्तन के नियम है सर लेंस के लिए भी सत्य है। नहीं भैया, परावर्तन के नियम परावर्तन दर्पण से होता है। अगर ये अपवर्तन के नियम होता तो मैं मान लेता, ठीक है। ये परावर्तन के नियम लेंस के लिए नहीं होते, परावर्तन के लिए नियम लेंस के लिए नहीं होते, परावर्तन के नियम लेंस के लिए नहीं होते, ठीक है। सर खिचड़ी बन रही है अनामिका, थैंक यू अनामिका, मन तो मेरा भी कर रहा है खाने का। तो मेरे प्याले प्याले बच्चों, परावर्तन के जो नियम होते हैं सभी परावर्तक सतहों के लिए होते हैं। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतहों के लिए होते हैं। अब बताइए कितने बच्चों को चीटिंग नहीं करने मिली? अब बताइए कितने? तो भैया पोल कहां गया? भाई साहब, भाई साहब पोल ने धोखा कर दिया। ये क्या हो गया? पोल चला गया, पोल धोखा कर गया। मैं सही आंसर कैसे बताऊं? आई, ये तो कट्टा हो गया यार। अब तो सभी बोलोगे कि मैंने सही आंसर दिया था। ये तो चोट हो गया, पोल गलत हो गया था। कहां से पोल कट गया था यार? पता, कल की कहानी बता रहा हूं तुम्हें। कल मैं आईसीएससी की क्लास ले रहा, भैया क्लास लेते लेते क्रैश हो गई। क्लास लेते लेते क्या हो गई? क्रैश हो गई। हाँ, क्लास लेते लेते क्या हो गई? क्रैश हो गई। मेरी क्लास यूपीएससी में चल रही और यूपीएससी की क्लास आईसीएससी में चल रही। भैया मैं पढ़ा रहा यहाँ पर लॉज ऑफ, मतलब परावर्तन, यहाँ पर लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन। वहां पर बच्चे, कोई यूपीएससी वाले बच्चे मुझसे पढ़ने लगे। मुझे अचानक से बहुत अमीरों वाला फील आने लगा, भाई मैं यूपीएससी को पढ़ा रहा हूँ। उधर से वो आईसीएससी वाले बच्चे मुझे मैसेज करते, सर ना जाने कौन सा राखे, हमें कहीं चोल वंश पढ़ा रहे हैं, हमें कहीं परमार वंश पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना कुछ और है, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि आप लोगों में से खुद बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे से गलत हो गया था। वेरी गुड बेटा, अपनी गलती मानना चाहिए, अपनी गलती मानना चाहिए। यही इंसान का नियम है, गलती मानो और उस गलती को सुधारो। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कौन करता है? तो मैं जानता हूं चीटिंग कर लोगे यार, चीटिंग लो भैया, रोक दी चीटिंग। तो मेरे बच्चों, कोई अब पोल ने चोट करी तो पिटा, ठीक है। अब मैं बताऊं कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस में रखा जाता है, तो मेरे बच्चे सुनना, ये रहा अवतल दर्पण, मैं तुझको हिंट दे रहा हूं, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, तुझको पता है अवतल दर्पण ये होता है। ये रहा अवतल दर्पण, बेटा देखो, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा अक्ष, ठीक है। अभी तू जानता है कि यहां पर आएगा फोकस, और तुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के अंदर, फोकस में, शब्द को सुन, फोकस में रखा जाता है। तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? ये प्रतिबिंब कैसा होता है? ये प्रतिबिंब कैसा होता है? अब पोल सभी के सामने आएगा, हम पानी पी लें जब तक आप पोल का आंसर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट का समय लगेगा हमको जल ग्रहण करने में। एक तो डर लगता है
भाई साहब तुम्हारे डंकस सर कहीं भानु प्रताप की खीर ना रख जाए यहां पर, पता चले हम जैसी पानी पिए पानी से गए, खत्म, टाटा बाय बाय। वैसे डंकस सर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बोलना मत, नहीं तो अगली क्लास में वो सच में भानु प्रताप की खीर ले आए। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर देने वाले को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन है कि वस्तु को हमने फोकस में रखा है, उसका जो प्रतिबिंब है कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो इस डायग्राम को तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इस डायग्राम को तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और मेरे बच्चे अब तू जानता है जब भी सीधा प्रतिबिंब होगा, जब भी सीधा प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होगा, आभासी होगा। आंसर यही आ गया था, प्रतिबिंब सीधा बन गया था ना, तो सीधा प्रतिबिंब कैसा था, आभासी होता। ले भाई, ले भाई, अब बोल भैया, जाना नहीं। सेटिंग करते तो सबका आंसर सही आता। ठीक है, अब बताइए किस किस का आंसर गलत था, खुद लिख दीजिए। अपनी गलती मानिए, गलती सुधारिए। जिसने अपनी गलती मान ली ना, जिसने अपनी गलती मान ली ना बेटा, वो सब कुछ सही जाता है। अब यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की 4 विशेषताएं बताइए। मैं 4 नहीं 3 बताऊंगा, हुआ तो 4 भी बता दूंगा। देखो बेटा, ये रहा समतल दर्पण। ठीक है, ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसके सामने अपन लोग घर पर रोज मेकअप करते हैं, जिसके सामने आप लोग खड़े होते हो, जिसके सामने मैं भी खड़ा होता हूं, और हम लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। तो भैया हमारे सामने, हमारे दर्पण के सामने एक भैया खड़े हुए थे। ठीक है, हमारे दर्पण के सामने एक भैया खड़े हुए थे। ठीक है, और भैया इनके जैसा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था। इनके जैसा प्रतिबिंब, थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है, इनके जैसा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था। ठीक है, अब देखो इसकी खासियत हमें बताना है, इनके प्रतिबिंब की खासियत। ठीक है, अब प्रतिबिंब की खासियत कुछ ऐसी होती है कि याद रखना कि जितनी दूरी पर वस्तु है, जितनी दूरी पर वस्तु है, अर्थात वस्तु की जो दूरी होती है ना, वस्तु की जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी के। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी के। ठीक, प्रतिबिंब, मैं भूल गया था प्रतिबिंब कैसे लिखना है। ठीक है, अच्छा हुआ याद आ गया। ठीक है, वस्तु की दूरी किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी के। वस्तु की दूरी किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी के। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा देखो, अरे भाई साहब तू देख, वस्तु का आकार सदैव बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार के। वस्तु का आकार सदैव बराबर होता है किसके, प्रतिबिंब के। ठीक है, वस्तु का आकार किसके बराबर होता है, तुम लोग अगर पता है तो लिखते जाओ। ठीक है, तीसरा, सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। क्यों, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। चौथा, एक और बात याद रखो, इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, पार्श्व, ठीक है, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। अर्थात हमारा राइट उसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट हमारा राइट। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। क्वेश्चन ये कहता है कि, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। आज की क्लास में तुम्हें बताया है, आज की क्लास में तुम्हें बताया है। और कृपया कर इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना, इस डायग्राम के अंदर कहीं ना कहीं आपका आंसर छुपा हुआ है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। देखो सबूत के साथ बात करेंगे। ये रहा समतल दर्पण, ये रहा समतल दर्पण। तुम्हारे डंकस सर को, तुम्हारे डंकस सर को मिलने जाना था अपने बाबू के साथ। ठीक है, तुम्हारे डंकस सर को मिलने जाना था अपने बाबू के साथ। ठीक है, तो हाथ में लेकर गए एक बीकर। ठीक है, ये रहे तुम्हारे डंकस सर। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसे दिखेंगे, यहां पर ऐसे दिखेंगे। ठीक है, देखो थोड़े से उल्टे दिखते हैं, पार्श्व विस्थापन होता, थोड़े बड़े बन गए। हाई, ठीक, तुम्हारे डंकस सर यहां ऐसे दिखेंगे। ठीक, और ये क्या लेकर जा रहा है, बीकर। ठीक, मुंह भी तो बनाना था। ठीक है, ये क्या लेकर जा रहा है, बीकर। ठीक, अपने बाबू के लिए क्या लेकर जा रहा है, बीकर। ठीक, अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, जितने बड़े डंकस सर है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। अर्थात 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 वस्तु और प्रतिबिंब क्या होगा यहां पर, बराबर। वस्तु और प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर। और वस्तु और प्रतिबिंब बराबर हो गए तो आप आवर्धन का सूत्र जानते हो। ठीक है,
आवर्धन का सूत्र जानते हो, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल टू आई बाय ओ। मेरे बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, आई की जगह क्या पुट कर सकते हो, ओ, तो ओ बटा ओ से ओ कैंसिल, m का मान क्या आ गया 1, m का मान क्या आ गया बच्चे 1, और m का मान 1 आ गया। अरे तुमको आज की क्लास में मैंने बताया है रे, तुमको आज की क्लास में मैंने बताया है रे, तुमको आज की क्लास में मैंने बताया है रे कि यदि m का मान वस्तु होगा तो प्रतिबिंब और वस्तु बराबर होगी। देखो यही तो मैंने बोला था कि आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है, आपको सिर्फ इस बात को समतल दर्पण करिए, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होता है, और जब वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होता है तो बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण, क्या आपको उत्तल दर्पण पता है? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, पहले तो मैं उत्तल दर्पण बना देता हूं, उसके बाद समझते हैं। बेटा मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि कृपया आज क्लास अटेंड करने से पहले सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। ठीक है, सभी लोग, ये रहा उत्तल दर्पण। ठीक है, और सभी मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, सभी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। बेटा देखो, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर, कोई भी लेक्चरर, कोई भी प्रोफेसर आपको पढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको आई के स्थान पर ओ क्यों लिखे मोहम्मद औसत? क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है बेटा, है ना। आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो इमेज और ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है। ठीक है, क्या होता है बेटा, कोई भी व्यक्ति आपको समझा सकता है, आपके दिमाग में भर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है आपको। प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में स्ट्रांग किसे बनाना है बेटा? आपको बनाना है। ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो हमारे पास एक उत्तल दर्पण है और एक प्रकाश किरण। पहले तो तुम ये याद रखो, यहां पर क्या है बेटा? फोकस। यहां पर क्या है बच्चे? केंद्र। तो यहां पर बोला है कि एक प्रकाश किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, यहां पर ऐसा ही बोला है कि एक प्रकाश किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो ये परावर्तित किरण का पथ दर्शाइए। ठीक है, तो बेटा आप जानते हो ये परावर्तित किरण, समांतर परावर्तित किरण कहां से जाएगी बेटे? फोकस से होती हुई। कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस से जा नहीं सकती, लेकिन फोकस से जाती हुई क्या होगी बच्चे? प्रतीत होगी। फोकस से जाती हुई क्या होगी बच्चे? प्रतीत होगी। ठीक है, अब इसमें एक और बात पूछी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर आपतन कोण और परावर्तन कोण अंकित कीजिए। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं। तो बेटा सुनना ध्यान से, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, इस पर तूने बना दिया अभिलंब। ठीक है, अभिलंब मतलब इस सतह, ये जो सतह दिख रही है ना, इस सतह के साथ कितने डिग्री पर बनना चाहिए बच्चे? 90 डिग्री पर। इस सतह पर तूने क्या बना दिया? अभिलंब। अब तुझको पता है कि आने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई, और जाने वाली मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो कहलाता है एंगल आर। ठीक है, अगर तुम्हें इस प्रकाश किरण को, मतलब ये जो अभिलंब को खींचना पड़ता तो ये केंद्र से आकर मिलता बेटा। ठीक है, किसी वजह से अगर तुम्हें अभिलंब को खींचना पड़ता तो ये केंद्र से आकर मिलता है। ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपका एक डाउट भी क्लियर हो जाता है। इस क्वेश्चन से आपका बेटा आर्यन मुश्किल से 10 मिनट और, ठीक है, बहुत लंबी क्लास में नहीं खींचने वाला हूं। इस क्वेश्चन से आपका एक डाउट भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे सर पोल नहीं आते, हमने भी पूरी फीस दी है। हाँ बेटा, आपका भी अधिकार है पोल आने पर। आप कोई टेक्निकल इश्यू है बेटा, ठीक है, उस टेक्निकल इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा। आप जब भी क्लास स्टार्ट करा करो, एक बार ऐप को रिफ्रेश किया करो बेटा, आपने भी पूरी फीस दी है। बच्चे हुई यार तुम लोग सच में। देखो, एक ऐसा गोलाकार दर्पण जिससे प्रतिबिंब सदैव कैसा? सीधा और छोटा बनता हो। प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता हो? सीधा और छोटा बनता हो। बेटा यह सदैव उत्तल दर्पण ही होगा। कौन सा दर्पण ही होगा बेटा? उत्तल दर्पण ही होगा। कौन सा दर्पण ही होगा बेटा? उत्तल दर्पण ही होगा। कौन सा दर्पण ही होगा बेटा? उत्तल दर्पण ही होगा। तो ये प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनाता है, तो ये दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण ही होगा। देखिए अपन समझने की कोशिश करते हैं।
डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बनाया ये उत्तल दर्पण। क्या आपको उत्तल दर्पण पता है? देखो 2 डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। मैंने बनाया यहां पर उत्तल दर्पण। क्या आपको उत्तल दर्पण पता है? आप जानते हो उत्तल दर्पण पता है, ठीक है। अब देखो बेटा, आप ये भी जानते हो कि ये लाइन क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। ये भी जानते हो ये लाइन क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। अब ये भी तुम जानते हो ये भी कि ये बिंदु कहलाएगा P, ये बिंदु कहलाएगा F और ये बिंदु कहलाएगा C, ठीक है। अब ये भी तुम जानते हो कि ये बिंदु कहलाएगा P, ये बिंदु कहलाएगा F और ये बिंदु कहलाएगा C। सुन, ध्यान से समझ। अगर एक वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। तो देख बेटा, सुनना ध्यान से, एक एक बात को ध्यान से सुनना। वस्तु कहां रखी? अनंत पर। तो एक प्रकाश किरण अनंत से आने वाली वस्तु से सीधी आएगी, एक और प्रकाश किरण अनंत से आने वाली वस्तु से सीधी आएगी। और तू जानता है ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरण कहां से? फोकस के सापेक्ष। कहां से? फोकस के सापेक्ष मुड़ जाती है। कहां से? फोकस के सापेक्ष मुड़ जाती है। और जिस बिंदु पर मिलेगी तो इमेज कहां बनेगी बच्चे? F पर, मतलब फोकस पर, ठीक है। कहां पर? F पर अर्थात फोकस पर, ठीक है। F पर अर्थात फोकस पर। एक स्थिति ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देख, इसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। मान लो किसी वस्तु को मैंने यहां रख दिया, बेटा सुन लेना, मान लो किसी वस्तु को मैंने कहां रख दिया? यहां पर, ठीक। अब आप जानते हो कि मेरे प्यारे बच्चों, पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी और समांतर प्रकाश किरण किसके सापेक्ष मुड़ जाएगी? फोकस के। तो ये रही रिफ्रैक्टेटर। और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र की तरफ जाएगी और कहां? अरे मेरे से ही सही नहीं बन रही है। केंद्र की तरफ जाएगी और वापस आ जाएगी बेटा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ना, वहां पर इमेज बन जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा? छोटा बन रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, है ना। एक बात आपको और मुझे याद आ रही है बेटा, है ना। एक अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आपसे कोई भी बोल दे, कोई भी बोल दे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप बिना सोचे बोल देना कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए उत्तल दर्पण, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बिना सोचे बोल देना आभासी, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बिना सोचे बोल देना आभासी। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि भाइयों और भाइयों की बहनों, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, कौन सा? अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बिना सोचे बोल देना कि भाई साहब जरूरत पड़ने पर, ये मतलब जरूरत के अनुसार ये वास्तविक भी बनाएगा और जरूरत के अनुसार ये आभासी भी बनाएगा, ठीक है। तो इकलौता दर्पण होता है भैया अवतल दर्पण, इकलौता दर्पण होता है अवतल दर्पण, जो कि क्या करता है? प्रतिबिंब वास्तविक भी बनाता है और प्रतिबिंब आभासी भी बनाता है। अब सुनो ध्यान से, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पहला सौर भट्टी में। किसमें? सौर भट्टी में। ऐसा क्यों सौर भट्टी में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? सुनो ध्यान से भैया, आप लोगों ने बचपन में कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। आपने बचपन में वो आता है छोटा सा इतना बड़ा ग्लास आता है एक डंडी के साथ, तो उस डंडी के ग्लास को आपने धूप में रखा होगा, तो वो सारी प्रकाश किरणों को, धीरेन्द्र सिंह कह रहा, आकाश सर नहीं प्रकाश सर, ठीक है। क्या हुआ बेटा कन्हैया कुमार, कोई डाउट है? यस, ठीक है। आपने कभी उसको उपयोग किया होगा, वो सारी की सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, और जब एक बिंदु को इकट्ठा कर देता है तो वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर इसके अलावा डॉक्टर साहब भी इसका उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब दर्पण का उपयोग करते हैं। अरे कभी दांत खराब हुआ होगा, डॉक्टर साहब ने ऐसा एक छोटा सा डंडा डाला होगा, छोटी सी रॉड में छोटा सा दर्पण डाला होगा, ठीक है। जैसे दर्पण को मुंह में रखा होगा तो हमारे दांत है ना, उसका बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यदि किसी वस्तु को ओवर एफ मतलब फोकस के अंदर रखा जाए तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो भैया, बहुत बार पूछा गया है कि उत्तल दर्पण, यूपी बिहार में दोनों में पूछा जाता है, यूपी बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताओ। तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है साइड मिरर में, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है साइड मिरर। अरे भैया गाड़ी चलाए हो, साइकिल चलाए हो, हम तो हमारी साइकिल पे ही साइड मिरर लगा लेते थे। आप गाड़ी चलाए हो, पीछे से आ गई एक पापा की परी, और तुम्हें पता है पापा की परी ब्रेक कैसे लगाएगी? हाथ से तो नहीं लगाएगी, पैर से लगाएगी। तो आपने
क्या कर दिया, ठीक है बेटा, काल्पनिक की भूमिका बेटा काल्पनिक ही आभासी होता है बेटा, ठीक है। क्या हुआ, अब जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो पीछे से पापा की परी को तुमने मिरर में देख लिया, आई, जैसे ही तुमने मिरर में देख लिया, जैसे ही तुमने मिरर में देख लिया तो आप जगह तो दे सकते हो। अब सवाल यह है कि वहां पर आपने अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाया, आपने उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया? अरे तुम्हारी आंखों के सामने जवाब है यार बेटा। देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, ज्यादा एरिया को कवर करता है, अवतल दर्पण क्या है, कम एरिया को कवर करता है। इसी कारण से आपने कौन सा दर्पण लगाया, उत्तल दर्पण लगाया, है ना। उत्तल दर्पण क्या है, चैट्स में नंबर दे रहे हैं सर। हाय सर, आप कमल सर से बात की है, क्या बात करूं? हेलो कमल सर, कैसे हो कमल सर? कर लेंगे, ठीक है। आकाश सर जिंदाबाद, ये क्या चल रहा है भैया, हमको क्या चुनाव में खड़ा करा दिया, ठीक है। तो भैया उत्तल दर्पण का सबसे इंपॉर्टेंट यूज, सबसे इंपॉर्टेंट साइड मिरर में किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी, एक और बात बताई थी कि उत्तल दर्पण, आप देखना गाड़ी जब हम चलाते हैं ना तो गाड़ी के साइड प्रिंट, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर होते हैं ना, गाड़ी के साइड, उनमें एक लाइन लिखी होती है, मुझे आज भी याद है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर क्लोजर देन दे आर अपीयर, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर क्लोजर देन दे आर अपीयर। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट दूर दिखाई दे रहा है ना, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई दे रहे हैं तो मतलब वो आपके पास है, क्योंकि वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। आप देखना अंग्रेजी में यही लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वस्तुओं का, अगर वो छोटा दिख रहा है तो उसको छोटा समझने की गलती मत करना, वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वहां पर कौन सा दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण। मतलब ऐसा ना समझो कि अरे सर यहां तो स्कूटी इतनी सी दिख रही है तो बहुत दूर होगी, नहीं भैया, पास होती है, ठीक है, पास होती है। आपको सबूत बताऊं, देख बेटा, तू अगर ध्यान से देख पाए ना तो सबूत तेरे सामने। क्यों? क्योंकि तू वस्तु को कहीं भी रख देगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तू वस्तु को कहीं भी रख देगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे दर्पण के उपयोग, ठीक है। दर्पण के उपयोग, और भी तरीके के उपयोग होते हैं, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप मिरर में किया जाता है, मेकअप, ठीक है। और लड़के लोग शेविंग मिरर का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे देखना, हर महिला के पर्स में, हर लड़की के पर्स में इतू सा एक दर्पण होता है, वो उसको बिल्कुल पास लाती है और ऐसे लिपस्टिक लगाती है। हमारे डंका सर भी यही करते हैं, ठीक है, ऐसे पास लाके और लिपस्टिक लगा दे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पास रखेंगे तो उन्हें जो लिप्स हैं वो बड़े दिखाई देंगे, जिससे जो लिपस्टिक होगी ना ज्यादा क्लियर लगेगी, ठीक है भैया। मेकअप मिरर के लिए क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण होता है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। भाई साहब, आप इस दर्पण की खासियत समझो, समतल दर्पण का प्रतिबिंब और वस्तु का आकार सदैव बराबर होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। लेकिन अगर आप अवतल दर्पण को देखते हो ना तो अवतल दर्पण ही इकलौता ऐसा दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, जिसमें प्रतिबिंब छोटा। आयुष पटेल बेटा, क्या डाउट है मेरे बच्चे? डाउट डालो। कुणाल यादव, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक यू। मेरी वाइफ को भी बता देना। सर टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है? टॉर्च में अवतल दर्पण होता है, सारी प्रकाश किरणों को, ठीक है। हाँ सर, आई लव यू टू। अच्छा है मेरे बच्चे, मुझे लव यू। एक बार डाउट्स देख लें, कॉमन डाउट देख लेते हैं। सर ये समझ नहीं आया, वरुण बेटा क्या समझ नहीं आया? एक बार लिखो। अवतल दर्पण में डेंटिस्ट को घरों में भी ये होता है। हाई अवतल दर्पण, बहुत अच्छा। आकर्ष चौधरी, आकर्ष, वाह यार आकर्ष, अगर आर हटा दूं ना तो आकाश बन जाएगा वो। हाई वीडियो कॉल लग गया क्या? नहीं सर सॉरी, भक्ति किसे कहते हैं? हाई भक्ति ईश्वर की, ईश्वर को याद करना। स्लाइड नंबर 12, ठीक है। क्लास के बाद स्लाइड नंबर 13, क्लास के बाद बताता हूं। सर अब बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती। निधि एक बहुत अच्छा एडवाइस है, आप एक भी क्लास मिस मत करना। अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आती ना, अगर आपको कुछ चीज नहीं आती ना तो उसकी चीज को बार बार दोहराओ, उस चीज को बार बार दोहराओ, वो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगी। तो निधि बेटा मेरी एडवाइस है, कृपया कोई भी क्लास मिस मत करना। सर इसमें एम का मतलब बेटा, एम का मतलब आवर्धन होता है, एफ का मतलब फोकस दूरी होता है। सर प्रतिबिंब के पीछे तो पुलिस होती है शायद। है पुलिस क्यों होगी? पुलिस क्या करेगी प्रतिबिंब के पीछे? पुलिस तो तेरे पीछे लगाऊंगा मैं, पुलिस क्या करेगी प्रतिबिंब के पीछे? भगवान, पार्श्व विस्थापन का मतलब दर्पण से उल्टा दिखना। हमारा राइट, वस्तु का प्रतिबिंब का लेफ्ट होता है, उल्टा दिखना, ठीक है। चलो सर इसको कब पढ़ाए थे आकर्ष भैया? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आप दर्पण में बनता है, ये मेरे को समझ नहीं आया। सर पोल नहीं आ रहा, पोल यार, पोल का तो बहुत इश्यू है यार,
डायोप्टर मात्रक होता, पोल का तो बहुत इशू है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा याद रखना, इस क्वेश्चन को तू समझ ले, तुझे इस चैप्टर के 90% न्यूमेरिकल आ जाएंगे। मैंने चैट से बंद कर दिया। इस चैप्टर के 90% न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तू इस क्वेश्चन को समझ ले, मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर के 90% न्यूमेरिकल आ जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन तेरी जिंदगी बदल सकता है, एक क्वेश्चन तेरे पढ़ने के तरीके को बदल सकता है, एक क्वेश्चन जज्बात बदल सकता है। तो सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से समझ। अगली क्लास में मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो मेरे बेटे फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तुझे याद होगा उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, और अगर उत्तल दर्पण ऐसा है तो यहां पर फोकस होता है, तो फोकस दूरी राइट में आ गई। अरे वाह, फोकस दूरी राइट में आ गई। फोकस दूरी अगर राइट में आ गई, फोकस दूरी अगर राइट में आ गई तो फोकस दूरी तू कैसी लेगा? प्लस लेगा। तो एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ट्रिक याद रख, वस्तु की दूरी का मतलब क्या हुआ? यू। वस्तु की दूरी का मतलब क्या हुआ? यू। तो यू कहां कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर पर दिया, 30 सेंटीमीटर पर। और ये माइनस में ही लेना, समतल हो अवतल हो उत्तल हो। आप तो यू का मान बिना सोचे माइनस में ले देना, समतल हो अवतल उत्तल हो। यू का मान बिना सोचे किस में ले देना? माइनस में ले देना। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? पहले तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा है ये बताना है, और इसके बाद प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बताना है। अब देखो, मैं 2-3 विशेषताएं तो नाम पढ़ते से बता दूंगा। यहां पर क्लियर बोला है उत्तल दर्पण, तो पहली विशेषता तो ये लिख लो कि उत्तल दर्पण की पहली विशेषता क्या होती है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, दूसरी विशेषता ये लिख दो, प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। क्योंकि दर्पण याद रखो उत्तल दर्पण, और तुझको मैंने पहले ही बता दिया उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? छोटा। यहां ये भी लिख दूं, नहीं तो बोलोगे सर नहीं बताया। लो चैट्स ऑन कर दी। ठीक है, अब देख सुन, अब देख सुन, अब देख सुन। अब यार तेरे पास एफ है, तेरे पास यू है, तेरे पास वी है। इन तीनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इन तीनों के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है? तू बता दे। तो इन तीनों के बीच का रिश्ता कहलाता है दर्पण सूत्र। इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। भैया दर्पण सूत्र मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर यही लेंस सूत्र होता तो मैं यहां क्या लगा देता? माइनस। अच्छा, अगर थोड़ा आगे पीछे लिखा जाए तो घबराए मत करो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या तेरे पास f का मान है? तो तू कहेगा हाँ सर है f का मान। क्या तेरे पास v का मान है? तू कहेगा नहीं है मेरे पास v का मान। क्या तेरे पास u का मान है? तू कहेगा हाँ बिल्कुल है v का मान। ठीक, तो बेटा 1/15 बड़ा सुंदर सुंदर, 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/30। ठीक है, सॉल्व करना आता है, सॉल्व करना आता है। ठीक है, और इसको उठाकर यहां ले आइए तो 1/15, और इसको उठाकर यहां ले आइए प्लस 1/30 इज इक्वल टू v। अब देखो बेटा, बहुत से बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं कि सर एलसीएम निकालने के लिए वो डंडा खींचते हैं। कुछ नहीं करना है एलसीएम निकालने के लिए, आपको एक ऐसा पहाड़ा उठाना जिसमें ये दोनों आ जाएं। तो मैं जानता हूं कि 30 के पहाड़े 15 जो 30 के पहाड़े में 15 भी आ रहा है और 30 खुद भी आ रहा है, तो मैंने क्या लगा दिया यहां पर? 30 इसका एलसीएम ले लिया। 15 से 30 को डिवाइड करा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। 30 से 30 को डिवाइड करा, ऊपर से गुणा करा, 1 आ गया। तो 1/v। अरे 3/10 इज इक्वल, सॉरी 3/30 इज इक्वल टू 1/v। हे भगवान, इतना मुश्किल कैलकुलेशन ना होए हमसे, इतना मुश्किल कैंसिल हमसे ना होए, इतना मुश्किल हमसे ना होए। तो ई क्या करोगे अब? तुम खुद सॉल्व करके देखो। ई इतना मुश्किल तो हमसे ना होए, ये हमसे ना हो पाए। 3/30 बराबर 1/v, इतना टफ तो हमसे होए ना। कर लियो खुद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाय, बढ़ते हैं आगे। तो देख लो मेरे बच्चों, ई रहा तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन। आज तुमको डीएचए नहीं मिला है तो आज हम तुमको होमवर्क देगा। एक ई रहा होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे भैया। ठीक है, हमने ई रहा तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज की रिवीजन। अच्छा देखो बेटा, आज की क्लास में नो मस्ती नो मजाक था, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ रिवीजन था। क्या आप सभी को रिवीजन मतलब पूरा चैप्टर एक बार मैंने रिवाइज करा दिया? मतलब जितने भी फॉर्मूला बेसिस टॉपिक थे उन सभी को मैंने करा दिया। क्या आपको वो सारे टॉपिक समझ आए? ना मैंने ज्यादा पोल करे, क्योंकि बच्चे ये आज मुझे समझाना था। क्या आपको सारी बातें क्लियर है?
सर यू आर वेरी फनी, थैंक यू। बच्चे तुम ही लोग मेरी मस्ती हो, तुम ही लोग मेरा गुस्सा हो, तुम ही लोग मेरे, यार लिटरली यार मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है आप लोगों के अलावा। बस आप ही लोगों के साथ मस्ती कर लेता, नहीं तो मैं नहीं करता मस्ती। मैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का हूँ। बच्चों के साथ मस्ती कर ली। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं। टाटा 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 टाटा, बाय 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 बाय।